नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी चुनाव आयोग में उद्धव ठाकरे के पार्टी के नाम और निशान पर किए दावे की, बीजेपी पर राहुल के करारे वार की। बात करेंगे गुजरात में कांग्रेस विधायक की पिटाई को लेकर घिरती बीजेपी सरकार की, बीजेपी राज में अल्पसंख्यकों की बढ़ती परेशानी पर ओवैसी के सवालों की। जानेंगे हरियाणा विधानसभा उपचुनाव में क्यों परेशान दिख रही है बीजेपी और आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन हुए फैसलों की। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मोदी सरकार के वादों की खुलती पोल की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र गौतम ने अपने पद से दिया इस्तीफा। हिंदू देवी देवताओं को न मानने वाले बयान पर घिर गए हैं राजेंद्र पाल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दावा, राज्य की कांग्रेस सरकार पर कोई संकट नहीं, संकट में फंसी है बीजेपी। मोदी शाह से परेशान है बीजेपी के नेता, लेकिन विरोध का नहीं जुटा पा रहे हैं साहस। मुलायम सिंह यादव की हालत आज और बिगड़ी, गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में चल रहा है इलाज। 8 दिन से आईसीयू में भर्ती हैं मुलायम। हेमंत सोरेन की विधायकी पर चुनाव आयोग ने राज्यपाल को दी क्या राय, जेएमएम ने आरटीआई के जरिए मांगी जानकारी। खनन लीज मामले के चलते मुश्किल में फंसी है झारखंड के सीएम की कुर्सी। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच शिवसेना के सिंबल को लेकर विवाद थमता नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष और तीर को जब्त कर लिया है, लेकिन इस मामले में उद्धव ठाकरे ने बड़ा दांव चलते हुए पार्टी के नाम और निशान को लेकर अपना दावा पेश कर दिया है। तो क्या उद्धव ठाकरे का ये दांव शिंदे को मात देगा? देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ महीनों से भारी उथल-पुथल मची है। शिवसेना के 2 फाड़ हो गए। एक गुट राज्य के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का बन गया, दूसरा गुट महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का है। महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट आमने सामने है। दोनों की लड़ाई के बीच शनिवार को चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह यानी तीर कमान पर फिलहाल रोक लगा दी। मतलब आने वाले उपचुनाव में दोनों में से कोई भी गुट इस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करेगा। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से कहा है कि वो उपचुनाव के लिए अधिसूचित फ्री सिंबल की लिस्ट से अलग अलग चुनाव चिन्ह चुने और 10 तारीख तक बता दें। मतलब कल तक दोनों गुटों को फ्री सिंबल का चयन करके चुनाव आयोग को सूचित करना होगा। नाम के लिए शिवसेना बाला साहेब ठाकरे पहली पसंद है, जबकि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे दूसरी पसंद है। चुनाव चिन्ह के लिए पहली पसंद त्रिशूल और उगते सूरज को दूसरी पसंद रखा है, लेकिन अब तक शिंदे गुट की तरफ से कोई नाम आगे नहीं बढ़ाया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इन नामों में उद्धव खेमे की ओर से बाला साहेब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल किया गया है। शिवसेना को साल 1989 में स्थायी चुनाव चिन्ह धनुष और बाण मिला था। इससे पहले तलवार और ढाल, नारियल का पेड़, रेलवे इंजन, कप और प्लेट जैसे कई चुनावी चिन्हों पर चुनाव लड़ते रहे। पार्टी के दोनों गुटों के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा किए जाने के बाद निर्वाचन आयोग ने दोनों से कहा है कि वो सोमवार तक अपनी पार्टी के लिए 3 नए नाम और चुनाव चिन्ह दें। अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव नजदीक आने की स्थिति में शिंदे गुट के अनुरोध किए जाने पर आयोग ने अंतरिम आदेश जारी किया है। चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश के मुताबिक दोनों खेमों को अब नए नामों का सिलेक्शन करना होगा। उन्हें अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। वैसे उद्धव ठाकरे ने अपना पहला दांव चल दिया है, जिससे शिंदे गुट बैकफुट पर आ गया है। उद्धव ने सिंबल की इस लड़ाई में बढ़त हासिल कर ली है, जबकि शिंदे अभी तक तय नहीं कर पाए कि कौन सा चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम क्या होगा। इधर भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस में जान फूंकने वाले राहुल गांधी ने बीजेपी को फिर से आईना दिखा दिया है। 31वें दिन की यात्रा के दिन राहुल गांधी ने देश में बढ़ती नफरत के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। और क्या कुछ कहा है राहुल ने, चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से कांग्रेस की जड़ें मजबूत हो रही हैं, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ रहा है। और उसी उत्साह के साथ पार्टी ने आज यात्रा का 32वां दिन भी पूरा कर लिया, जिसकी शुरुआत 6:45 पर हुई। वहीं यात्रा के बीच राहुल ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा, ये आज सुबह भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर है। ये युवा कह रहे हैं कि हमारे प्यारे भारत में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। आखिर क्यों देश की जनता नफरत के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही है? आप सब जानते हैं, कुछ सालों पहले हमारे देश में ऐसा माहौल नहीं था जैसा आज है। पहले भाईचारा था, आपसी प्रेम था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। और यही भारत जोड़ो यात्रा करने का एक बड़ा कारण है। हमारे युवा ही हमारे देश का भविष्य है। इन्हें नफरत नहीं, प्रेम चाहिए, रोजगार चाहिए, ताकि ये अपना, अपने परिवार का
और देश का भविष्य बना सके। कुछ राजनीतिक दल इन युवाओं को भटकाकर बेरोजगार रखकर नफरत की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरना जारी रखते हुए आगे कहा, हमें युवाओं को भटकने से बचाना होगा, इनके लिए एक बेहतर कल बनाना होगा, अच्छी शिक्षा और रोजगार का इंतजाम करना होगा। हमारी भारत जोड़ो यात्रा को युवाओं का खूब समर्थन मिल रहा है। वो मुझसे खुलकर बात कर रहे हैं और मैं उन्हें सुन रहा हूँ। हमारे युवा बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। इन्हें नफरत की आग में झोंकने से देश का भविष्य बर्बाद होगा। हमारी यात्रा में हर धर्म, हर जाति के लोग बिना एक दूसरे से उनका नाम पूछे हाथ में हाथ डालकर कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं। कोई पीछे रह गया तो लोग उसके लिए रुक जाते हैं, कोई गिर गया तो लोग उसे सहारा देकर उठाते हैं। इस यात्रा की खूबसूरती इसकी एकता और अखंडता है। हमारा भारत पहले भी ऐसा ही था और हमें फिर से वैसा ही प्यारा भारत बनाना है। अमन शांति का पैगाम लिए हम सब आगे बढ़ रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं। आइए हम सब इन युवाओं की आवाज बुलंद करें और मिलकर भारत जोड़ें। कांग्रेस की नई रणनीति के तहत पार्टी अब युवाओं पर फोकस कर रही है और अब कांग्रेस को भी युवाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। राहुल एक तरफ अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के मंसूबे फेल हो रहे हैं। तो क्या राहुल ने बीजेपी में सेंध लगा दी है? ये जल्द साफ हो जाएगा। वहीं गुजरात का सियासी संग्राम तेज हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, लेकिन इसी के साथ ही कांग्रेस नेताओं पर हमले भी तेज हो गए हैं। इसी सिलसिले में अज्ञात लोगों ने कांग्रेस के विधायक अनंत पटेल पर हमला कर दिया। विधायक को काफी चोटें आई हैं और इसको लेकर कांग्रेस ने भी हल्ला बोल कर दिया है। गुजरात में कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस में संग्राम तेज हो गया है। गुजरात के नवसारी में कांग्रेस विधायक और आदिवासी नेता अनंत पटेल पर शनिवार रात कुछ हमलावरों ने हमला कर दिया। इस हमले का आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया है। कांग्रेस विधायक के सिर और आंख के पास चोट लगी। घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस मामले पर राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को बड़ी चुनौती दे डाली है। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा है, गुजरात में पार तापी रिवर लिंक प्रोजेक्ट के खिलाफ आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ने वाले हमारे एमएलए अनंत पटेल जी पर भाजपा द्वारा कायराना हमला निंदनीय है। ये बीजेपी सरकार की बौखलाहट है। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आदिवासियों के हक की लड़ाई के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। राहुल के इस ट्वीट से साफ है कि कांग्रेस इस मामले पर खामोश नहीं रहने वाली है। वहीं दलित नेता जिग्नेश मेवानी ने गुजरात की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिग्नेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आदिवासी समाज की आवाज और हमारे संघर्ष के साथ ही भाई श्री अनंत पटेल पर कल भाजपा के गुंडों द्वारा कायराना हमला किया गया। यह हमला कोई व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज पर हमला है। मैं आज अनंत के पास पहुंच रहा हूं। आप भी हमारे साथ इस न्याय की लड़ाई में जुड़ें। आपको बता दें कि गुजरात के नवसारी जिले में शनिवार को कुछ हमलावरों ने कांग्रेस के आदिवासी विधायक अनंत पटेल को पीटा। पीड़ित कांग्रेस विधायक और आदिवासी नेता अनंत पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के शासन में जो भी आवाज उठाता है उसे पीटा जाता है और जेल भेज दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत प्रमुख और गुंडों ने उनको जाति सूचक शब्द बोले और गालियां दी। इलाज के बाद विधायक अनंत पटेल ने घटना स्थल पर धरना दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पटेल ने कहा कि जब तक जिला पंचायत प्रमुख और उसके गुंडों को पकड़ा नहीं जाता तब तक हम यहाँ धरना देंगे। गुजरात में बीजेपी पहले ही बैकफुट पर है। अब आदिवासी नेताओं ने भी हल्ला बोल तेज कर दिया है। हल्ला बोल तो ओवैसी ने बीजेपी के खिलाफ तेज कर दिया है। मुस्लिम समाज को हाशिए पर धकेलने की बीजेपी की साजिश अब खुलकर सामने आ गई है, जिसको लेकर एआईएमआई चीफ ने खुलकर बीजेपी को लताड़ लगाई है। आज ईद मिलाद उन नबी का पर्व मुस्लिम समाज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। आज का दिन पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। असम की बराक घाटी के कछार, हेलाकांडी और करीमगंज जिलों में प्रशासन ने आज जुलूस निकालने और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। इन जिलों में प्रशासन ने पहले आयोजकों को जुलूस और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति दी थी, लेकिन शनिवार को कानून व्यवस्था के नाम पर अपने ही फैसले को प्रशासन ने पलट दिया। प्रशासन के फैसले के बाद कछार की जुलूस ए मोहम्मदी उत्सव समिति ने रैली को रद्द करने की घोषणा कर दी है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब असम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने मुसलमानों के साथ ये दोयम दर्जे का व्यवहार किया है। सीएम बिस्वा शर्मा अक्सर मुसलमानों को लेकर अनाप शनाप बयान देते रहे हैं। इसको लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां मुसलमान खुली जेल में जिंदगी काट रहा है। ओवैसी ने कहा, देख लीजिए कि देश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां मुसलमान खुली जेल में जिंदगी काट रहा है, मदरसों को गिराया जा रहा है।
ओवैसी ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर डांडिया में पत्थर फेंकने का आरोप लगाकर पुलिस ने मुस्लिम नौजवानों को पकड़ा और उन्हें बीच रास्ते पर लेकर आए। इन लोगों को एक खंभे से बांध दिया गया। वहां पर 300-400 लोग खड़े थे। पुलिसकर्मी जैसे ही मुसलमान की पीठ पर लाठी मारता है, वहां बैठे लोग नारे लगाने लगते हैं। AIMIM चीफ ने कहा कि मुसलमान को सड़क पर लाकर मारा जाना जुल्म नहीं तो क्या है? क्या यही भारत का लोकतंत्र है? क्या ये भारत का संविधान है? आखिर मौलिक अधिकार, कानून व्यवस्था और धर्मनिरपेक्षता कहाँ है? उन्होंने कहा कि सड़क के कुत्ते की इज्जत है, लेकिन मुसलमान की नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो मुसलमानों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। बीजेपी अपनी आदत से मजबूर है। उसकी करनी और कथनी में हमेशा फर्क रहा है। सत्ता की लड़ाई में हर पैतरा अपनाती है, फिर इसके लिए चाहे संविधान की धज्जियां ही क्यों ना उड़ानी पड़े। तो क्या मोदी शासन संविधान से नहीं चलेगा? यह आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। सवाल तो किसान भी बीजेपी से पूछ रहे हैं कि उनकी मांगे कब पूरी होंगी, लेकिन सरकार है कि किसानों की मांगों पर खामोशी की चादर ओढ़ रखी है। लेकिन किसान अब हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले हैं। हरियाणा में होने वाले उपचुनाव और पंचायत चुनाव के चलते राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हालांकि सत्ताधारी पार्टी जीत का परचम लहराने के लिए जी जान लगा रही है, लेकिन इस बार बीजेपी को सफलता मिलती नहीं दिख रही। इतना ही नहीं, पार्टी को लगातार झटके भी लग रहे हैं। पहले जहां कुछ नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामकर पार्टी को झटका दिया, तो अब किसानों ने भी बीजेपी को घेरने की प्लानिंग कर ली है, जो सत्ताधारी पार्टी की जीत की राह में अड़चन बन सकता है और उसका सपना तोड़ सकता है। दरअसल आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के रण में एक बार फिर से किसान संगठन कूदने की तैयारी में है और अब भारतीय किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों से राय मांगी है कि आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए किसानों की तरफ से कोई उम्मीदवार खड़ा किया जाए या किसी का समर्थन किया जाए या केवल बीजेपी का विरोध किया जाए या कुछ भी ना किया जाए। किसानों की राय के बाद ही चढ़ूनी ग्रुप अपना फैसला लेगा। यानी किसानों ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी का समर्थन किसी भी हाल में नहीं करेंगे। अब किसानों के ऐलान से बीजेपी राज्य में घिरी हुई दिख रही है, लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से चुनाव जीतने के लिए अलग ही रणनीति बना रही है। दावा किया जा रहा है कि राम रहीम सिंह जल्द ही जेल से बाहर आ सकता है, क्योंकि उसे पैरोल देने की तैयारी की जा रही है और अब राम रहीम को मिलने वाली इस पैरोल का तार आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी वो जेल से बाहर आया था। इसलिए अब एक बार फिर चुनाव के समय ही पैरोल की बात सामने आने के चलते इस तरह के कयास लग रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी का ये फैसला कितना कारगर साबित होगा और बीजेपी को जीत हासिल होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। किसानों की लड़ाई अब क्या रंग लाती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस बार किसान बीजेपी सरकार को सबक सिखाने की ठान चुके हैं। वैसे बीजेपी को सबक सिखाने के लिए लालू ने भी अपनी कमर कस ली है। आरजेडी की कमान फिर से लालू के हाथों में आ गई है। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर आरजेडी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, तो वहीं एक और पार्टी ने अपना नया अध्यक्ष चुन लिया। तो देखते हैं इस रिपोर्ट में। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए लालू यादव का नाम तो पहले ही तय हो चुका था, लेकिन इस पर औपचारिक मुहर आज लगाई गई। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। इस बैठक में लालू यादव को एक बार फिर पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान किया गया। आरजेडी अध्यक्ष पद के चुनाव में लालू यादव के अलावा और किसी ने नामांकन नहीं किया था। दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि बैठक में आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान किया जा सकता है। तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी को ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस बीच आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने लालू यादव से फोन पर बात की। जगदानंद सिंह स्वास्थ्य कारणों के चलते बैठक में शामिल नहीं हुए। दरअसल दावा किया जा रहा था कि जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को नीतीश मंत्रिमंडल से हटाने के चलते वो पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं। लेकिन जगदानंद की लालू से हुई बात के बाद से ये साफ हो गया है कि उनकी नाराजगी पार्टी नेतृत्व से नहीं है, बल्कि खराब स्वास्थ्य के चलते वो बैठक में हिस्सा नहीं ले पाए। बैठक में हुए फैसलों को लेकर आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने बताया कि आज की बैठक में 3 अहम प्रस्ताव पास किए गए हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए झा ने कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति के मोर्चे पर फेल हो गई है। विदेश नीति ढुलमुल है, देश के हालात गंभीर हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इससे निपटने के लिए मोदी सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। मनोज झा ने कहा कि मतभेद और अहम को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों को एक साथ आना होगा। बिहार से बदलाव की बयार शुरू हो चुकी है और पूरे देश में बदलाव की तैयारी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत पर तंज कसते हुए झा ने कहा कि जो लोग जाति व्यवस्था के हितैषी थे, जो इसे पनपा रहे हैं, उनके मुंह से ही अब इसे खत्म करने की बात समझ में नहीं आ रही है।
आरजेडी के साथ ही आज डीएमके की आम परिषद की भी बैठक हुई थी। वहीं चेन्नई में आयोजित इस बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को लगातार दूसरी बार डीएमके का अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके अलावा वरिष्ठ नेता दुरुई मुरुगन निर्विरोध महासचिव और टीआर बालू को कोषाध्यक्ष चुना गया। और बुलेटिन के आखिर में बात उस रिपोर्ट की जो खोल रही है मोदी सरकार की पोल। मोदी सरकार दावा करती है कि हमने सड़कों की सूरत को बदलकर देश के विकास को रफ्तार दी है, लेकिन इस दावे से इतर देश में कितनी सड़कें बनी हैं, राजमार्ग क्षेत्र की कितनी परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं, इसकी पोल मोदी सरकार की एक रिपोर्ट खोल रही है। जी हां, एक सरकारी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें केंद्र के झूठे दावों की कलई खुल गई है। सीएम शिवराज से लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं कि देश में चमचमाती सड़कें बन रही हैं, हाईवे की रफ्तार इस कदर बढ़ रही है कि शहरों की दूरी घट रही है। हम भारत को अमेरिका बना रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिका में सड़कों को बनने में सालों लग जाते हैं? क्या वहां भी परियोजनाएं लटकी रह जाती हैं? ये सवाल उस सरकारी रिपोर्ट के सामने आने के बाद उठना लाजमी है, जिसमें बताया गया है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र की 248 परियोजनाओं में सबसे ज्यादा देरी देखी गई है। यही नहीं, मुनीराबाद महबूब नगर रेल परियोजना के भी 276 महीने की देरी से चलने की बात सामने आ रही है, जबकि पेट्रोलियम के लिए 139 में से 88 परियोजनाएं समय से पीछे हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश में दूसरी सबसे देरी से चलने वाली परियोजना बेलापुर सीवुड शहरी विद्युतीकरण दोहरी लाइन है, जिसमें 288 महीने की देरी हुई है। वहीं तीसरी सबसे देरी वाली परियोजना कोटिपल्ली नरसापुर रेल परियोजना है। वहीं इस देरी की वजह से खर्च भी बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र की 831 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की कुल लागत 4,92,741.89 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 5,40,815.51 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस तरह सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र की परियोजनाओं की लागत 9.8% बढ़ी है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार रेलवे की 173 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की कुल लागत 3,72,761.45 करोड़ थी, लेकिन अब ये बढ़कर 6,19,568.99 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यानी रेलवे की परियोजनाओं की लागत 66.2% बढ़ी है। यह आंकड़ा साफ बता रहा है कि देश में विकास की रफ्तार पर मोदी सरकार ने किस कदर ब्रेक लगाया है, जिसका हर्जाना जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।